नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज चुनाव आयोग से जुड़ी कई बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। पहली ये कि चुनावों की तारीखों का ऐलान करने से पहले आज इलेक्शन कमीशन में 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। रिटायर्ड आईएएस ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर हुई है और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अपॉइंटमेंट्स कमेटी की मीटिंग में इन दोनों के नामों पर मोहर लगी। हालांकि मीटिंग में मेंबर के तौर पर मौजूद विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दोनों नामों पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन 2-1 के बहुमत से फैसला हो गया। अब इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंधु को मिलाकर कुल 3 चुनाव आयुक्त हो गए हैं। खाली पोस्ट भर दी गई हैं। अब तीनों इलेक्शन कमिश्नर की सबसे पहली चुनौती है देश में लोकसभा चुनाव कराने की, और बहुत जल्द लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल शाम तक का वक्त दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने सारी जानकारी आज ही सार्वजनिक कर दी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जानकारी है, उससे यह तो पता लगता है कि किस कंपनी ने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिला, लेकिन यह पता नहीं लग सकता कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। तीसरी खबर यह है कि आज पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। इस रिपोर्ट में क्या है, क्या सिफारिश की गई है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का क्या फॉर्मूला बताया गया है, विरोधी दलों के नेताओं ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, किस आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन को गलत बताया और इस मुद्दे के सपोर्ट में सरकार ने क्या कहा, इससे क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब की चर्चा डिटेल में करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी की ताज़ा खबर पर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है उसे पूरी तरह एनालाइज करने में वक्त लगेगा, क्योंकि डेटा बहुत सारा है, 400 से ज़्यादा पेजेस हैं। लेकिन जो मोटी मोटी जानकारी सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। इलेक्शन कमीशन के साइट पर अपलोड हुई जानकारी के मुताबिक बीजेपी को पिछले 5 साल में कुल 8,633 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। इनके जरिए बीजेपी को कुल 6,060 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस को कुल 3,146 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले और इनसे कुल 1,421 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का चंदा मिला कांग्रेस के खाते में आया। तृणमूल कांग्रेस को 3,335 बॉन्ड से 1,609 करोड़ मिले। चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को 1,806 बॉन्ड्स मिले, जिनके जरिए कुल 1,214 करोड़ रुपए बीआरएस के खाते में आए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी 245 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 65 करोड़ से ज्यादा रुपए उनके खाते में मिले। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सामने आ गई है। इस पर कल से सियासत शुरू होगी, बहस होगी, लेकिन जो डेटा सामने आया है उससे 1-2 बातें क्लियर हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा सभी पार्टियों को हुआ है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर राव की बीआरएस सबको चंदा मिला है। और यह बात सही है कि बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला है, लेकिन जिन राज्यों में जिन पार्टियों की सरकारें हैं उन्हें वहां बीजेपी से ज्यादा चंदा मिला है। और इसको और डीप एनालाइज करेंगे जब पूरी डिटेल सामने आ जाएंगी। डेटा को गहराई से जांच करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर यह है कि 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बाद, नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बाद अब सवाल यह है कि दोनों चुनाव आयुक्त कल जब काम संभाल लेंगे तो फिर वो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कब करेंगे। तो ताजा जानकारी के लिए देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। देवेंद्र, अब इलेक्शन कमीशन पूरा हो गया, तीनों इलेक्शन कमिश्नर कल अपना काम शुरू कर देंगे। अब क्या उम्मीद है कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो जाएगा?
जी हाँ, बिल्कुल अजय जी। कल ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर कल अपना पदभार ले लेंगे। उसके बाद तीनों इलेक्शन कमिश्नर की एक बैठक होगी और कल शाम 3 बजे के बाद सोर्सेज का ये कहना था कि वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेके और कल शाम या परसों इन दोनों ही तारीखों में से किसी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि एक बड़े सोर्स ने तो आज दिन में ही बताया था कि परसों चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, लेकिन दूसरे सोर्स का ये कहना था कि कल शाम 3 बजे के बाद वो काउंटडाउन शुरू हो रहा है और कल शाम में कर दिया जाए या परसों चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। चुनाव के लिए तैयारियों की अगर बात कर लें तो चुनाव आयोग ऑलरेडी उसे पूरी तरह से कर चुका है। हर एक राज्य में चुनाव आयोग का जो विजिट होता है तैयारियों के आकलन करने को लेके, उसमें अंतिम विजिट था जम्मू कश्मीर में। 13 तारीख को जम्मू गए थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और वहाँ की तैयारियों से वो पूरी तरह से संतुष्ट थे और इसके साथ ही पूरे देश भर में चुनाव कराने को लेकर वह पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं। सारे जो ऑब्जर्वर्स थे उनके साथ बैठक हो चुकी है। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर जो कुछ भी किया जाना था वो ऑलरेडी किया जा चुका है, अब सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी है। एक चीज़ और कि जम्मू कश्मीर में जैसे राजीव कुमार ने बताया था, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव क्या लोकसभा के चुनाव के साथ कराया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया था। तो उनका ये कहना था कि इस पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ नहीं कराए जाएंगे, वो चुनाव सितंबर के महीने में ही कराए जाएंगे विधानसभा के चुनाव, ताकि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से वहाँ पर फोकस किया जा सके। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और जैसा ही काउंटडाउन के बारे में मैंने बताया कि कल शाम के बाद वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। संभव है कल शाम या परसों चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। देवेंद्र पाराशर, बहुत शुक्रिया, बड़ी खबर आपने बताई है। देवेंद्र का कहना है कि अगले 48 घंटों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये वो तारीखें हैं जिसका पूरे देश को इंतजार है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी की मीटिंग हुई उसके दौरान आज क्या हुआ। इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करने वाली कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। मीटिंग में 6 नामों के पैनल पर चर्चा हुई और इसके बाद 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस ज्ञानेश कुमार और पीएमओ में स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात आईएएस सुखबीर संधू के नाम फाइनल हुए। हालांकि जैसी उम्मीद थी वही हुआ। मोदी और अमित शाह ने जिन 2 नामों पर सहमति जताई उन पर अधीर रंजन ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेजॉरिटी के आधार पर फैसला होता है, वही हुआ। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह को नया इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को सरकार की तानाशाही का सबूत बताया। मीटिंग के बाद अधीर रंजन ने कहा, असल में सरकार ने नाम पहले ही तय कर लिए थे, मीटिंग तो दिखाने के लिए थी। अधीर रंजन ने कहा कि उन्हें 212 नामों की लिस्ट दी गई थी, फिर मीटिंग से कुछ देर पहले 6 नामों की लिस्ट दी गई। तो इतने कम वक्त में इतने सारे अफसरों के बारे में वो कैसे जानकारी हासिल कर सकते थे, इसलिए वो डिसेंट नोट दे सकते थे, वो दे दिया। मैंने ये मंत्रालय से मतलब लॉ मिनिस्ट्री से पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की। ये बहुमत है उनका पहले ही। मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई सब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे, यही तो बात है। फिर भी नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए, तो इसलिए मैं डिसेंट नोट दे दिया। इलेक्शन कमिश्नर की जब भी नियुक्ति होती है इसी तरह के आरोप लगते हैं। मुझे याद है जब राजीव कुमार की अपॉइंटमेंट हुई थी तब भी यही कहा गया था। फिर अरुण गोयल की नियुक्ति का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने कानून बनाया, कमेटी बनाई, पार्लियामेंट से इस कानून को पास करवाया
और फिर अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया तो फिर सवाल उठे। इसलिए सवाल उठने कोई नई बात नहीं है। ये कौन नहीं जानता कि टीएन सेशन पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने चुनाव आयोग को 3 मेंबर्स वाला बनाया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की। टीएन सेशन रिटायर हुए तो कांग्रेस के सपोर्ट से बनी एचडी देवेगौड़ा की सरकार के वक्त मनोहर सिंह गिल को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तब भी सवाल उठे थे। एमएस गिल जब रिटायर हुए तो कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया और मनमोहन सिंह की सरकार में वो मिनिस्टर भी थे। 2016 तक राज्यसभा में रहे। तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि एमएस गिल के वक्त में जो चुनाव हुए वो निष्पक्ष नहीं थे? मुझे लगता है कि यह गलत धारणा है। 140 करोड़ के देश में चुनाव कराना आसान नहीं है और जब हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, कैमरा है, जनता जागरूक है, तो फिर किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका बेकार है। इस तरह की बातों से कांग्रेस की निराशा झलकती है। पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र की मजबूती और निष्पक्षता की मिसाल देती है। इसलिए चुनाव आयुक्तों की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाकर इलेक्शन के प्रोसेस पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। हालांकि आज एक और ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो विरोधी दलों को बिल्कुल रास नहीं आया। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। 191 दिनों तक एक्सपर्ट्स, राजनीति के दलों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत के बाद 18,626 पेज की रिपोर्ट तैयार हुई है। कमेटी ने देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। कमेटी ने चुनाव प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटने का सुझाव दिया है। कमेटी का कहना है कि पहले चरण में लोकसभा और देश के सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। इसके बाद दूसरे फेज में लोकल बॉडीज यानी पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो और दोनों चरणों के चुनाव 100 दिन के भीतर हो जाएं। कमेटी का कहना है कि सभी चुनाव में एक ही वोटर लिस्ट और वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जाए। इससे समय, रिसोर्सेज और खर्चा सब कुछ बचेगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा कि अगर देश में या किसी राज्य में सरकार वक्त से पहले गिर जाती है तो क्या होगा? इसके जवाब में कमेटी ने कहा कि अगर कहीं मिड टर्म इलेक्शन की जरूरत पड़ती है तो वो 5 साल के लिए न हो। लोकसभा या विधानसभा का जितना कार्यकाल बचा है सिर्फ उतने वक्त के लिए चुनाव कराए जाएं, जिससे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन की साइकिल पर कोई असर नहीं पड़े। और यही फॉर्मूला राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शन में अपनाया जाता है। हालांकि कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर देश की 62 पॉलिटिकल पार्टी से राय मांगी थी। 47 पार्टियों ने अपना जवाब भेजा। इनमें से 32 ने इस कदम का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया। 6 नेशनल पार्टीज में से सिर्फ 2 बीजेपी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसका सपोर्ट किया, जबकि 4 पार्टियां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम इसके विरोध में है। जैसे ही रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई तो सबसे पहला रिएक्शन असदुद्दीन ओवैसी का आया। ओवैसी ने कहा बीजेपी देश को वन पार्टी स्टेट बनाना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के फेडरल स्ट्रक्चर की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ओवैसी ने कहा अगर देश में चुनाव होते रहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज हर वक्त जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहती हैं। अगर सरकार का टर्म 5 साल फिक्स हो जाएगा तो सत्ता में आने वाली पार्टी 5 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाएगी। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ने ओवैसी से भी ज्यादा तीखा रिएक्शन दिया। जयराम रमेश ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो दिखावा है। मोदी का मकसद वन नेशन नो इलेक्शन है। मोदी इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन। वन नेशन नो इलेक्शन वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। डायलॉगबाजी एक तरफ है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस अभी से नहीं चल रही। मोदी ने कम से कम 6 साल पहले देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव
एक साथ कराने का सुझाव रखा था। फिर पिछले साल इस मुद्दे पर कमेटी बनाई। मुझे लगता है कि सुझाव अच्छा है, क्योंकि देश भर में साल भर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव खत्म होगा तो सोचिए 3 महीने बाद 6 राज्यों में चुनाव होंगे। वो चुनाव खत्म होंगे तो 3 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद 2006 में 5 राज्यों में इलेक्शन होंगे। उसके अगले साल 6 राज्यों में इलेक्शन होंगे और 2029 में अगले लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 2028 में 10 राज्यों के असेंबली इलेक्शन होंगे। क्योंकि हर वक्त कहीं ना कहीं देश में इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, इससे विकास के काम रुकते हैं। चुनावी मशीनरी हर वक्त एक्टिव रहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत लगती है, जनता के हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च होते हैं। अगर सारे चुनाव एक साथ हों तो लाखों करोड़ रुपए बचेंगे, वक्त बचेगा और ये रिसोर्सेज दूसरे कामों में लगाए जा सकेंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल आसान नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, उनको संसद के दोनों सदनों में पास कराना होगा, फिर कम से कम आधी असेंबली से इन्हें पास कराना होगा और ये मुश्किल काम है। इसलिए अगर 2029 तक ये काम पूरा हो भी जाए तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन जो लोग मोदी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी के स्टाइल को समझते हैं, उसमें सब कुछ मुमकिन है और इसीलिए विरोधी दलों के नेता परेशान हैं। उन्हें लगता है कि अगर मोदी ने तय कर लिया तो इस काम को पूरा कर देंगे, जैसे सीए को लागू किया। क्योंकि सीए को लेकर ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस और लेफ्ट के नेता तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि सीए की वजह से उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, उनसे कागज मांगे जाएंगे। इसलिए आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने सीए को लेकर हर आरोप का, हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने सीए को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि सीए के सहारे बीजेपी पड़ोसी देशों के नागरिकों को हमारे देश में बसाकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। इस पर अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा होने से केजरीवाल अपने होश खो बैठे हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि जिन लोगों को सीए के जरिए नागरिकता देने की बात है वो तो पहले से ही भारत में रह रहे हैं। 2014 से पहले भारत में आए शरणार्थियों को ही सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि केजरीवाल ने इल्जाम लगाया था कि सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को यहां लाकर उन्हें घर देगी, नौकरी देगी, वहां से बड़ी संख्या में लोग यहां आ जाएंगे, तो ये हमारे देश के नौजवानों के साथ अन्याय होगा जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल की बात राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के बारे में इस तरह की बातें नहीं कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको आप स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है।
वो समझते नहीं है। वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया तो थोड़ी देर बाद केजरीवाल सामने आ गए। अब केजरीवाल ने नया तर्क दिया। उन्होंने कहा, यह कहा गया कि 2014 से पहले आए शरणार्थियों को ही नागरिकता दी जाएगी। कुछ दिनों में यह डेडलाइन बढ़ाकर 2019 और फिर 2024 कर दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा, सीए से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं में यह संदेश गया है कि एक बार वो घुसपैठ करके भारत पहुंच गए तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। केजरीवाल ने कहा, अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भारत आ रहे हैं तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार बताए इन लोगों को रोजगार किसका हिस्सा छीनकर नौकरी दी जाएगी। आपका यह कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को, जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए? तो जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अमित शाह ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम नेता लोगों को डराने में लगे हैं और ये ठीक काम नहीं है। होम मिनिस्टर ने कहा, सीए कोई सियासी मुद्दा नहीं है। दूसरे देशों में धर्म के आधार पर सताए गए लोगों की मदद के लिए इंसानियत से भरा कदम है। अमित शाह ने कहा कि सरकार जब भी देश हित का कोई काम करती है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर हिंदुओं को, सिखों को, बौद्ध, जैन या पारसियों को सताया जाएगा तो उनकी रक्षा भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। आप कह रहे हैं करोड़ों लोग यहाँ आएंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं, बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। अमित शाह तो कह रहे हैं कि सीए का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीपीएम के नेता बृंदा करात ने पूरी क्रोनोलॉजी याद दिलाई। बृंदा करात ने कहा कि 5 साल पहले अमित शाह ने संसद में खड़े होकर पहले सीए और फिर उसके बाद एनआरसी लाने की बात कही थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अमित शाह या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने मार्च 2020 में लोकसभा में जो बयान दिया था, क्रोनोलॉजी समझिए। पहले हम लोग सीएए लाएंगे और उसके बाद हम लोग एनआरसी लाएंगे, और ये केवल असम में नहीं, ये देश भर में लागू होगा। 2020 मार्च महीना लोकसभा के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए।
और चुनाव के पहले जब असम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में और देश भर में जब इसका विरोध हो रहा है, तो अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि एनआरसी और सीए का कोई लिंक नहीं है। तो पहले वो पूरे देश को बोले, तो लोकसभा को उन्होंने क्यों ये बयान दिया? तो ये सारे जो बीजेपी आरएसएस के जो लीडर्स हैं, ये चुनाव को सामने रखकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हकीकत जो है वो क्रोनोलॉजी है। या तो अमित शाह कहे कि हमने झूठ बोला लोकसभा में, हमने मिसलीड किया लोकसभा को, वो वापस ले उस बयान को। सीए के मुद्दे पर ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टी एक पिच पर हैं। इसका सबसे ज्यादा विरोध बंगाल और केरल में हो रहा है। ममता बनर्जी तो 2 दिन पहले कह चुकी हैं कि वो जान दे देंगी, लेकिन सीए को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। आज केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कहा कि सीए केरल में लागू नहीं होगा। हालांकि आज अमित शाह ने बताया कि ममता बनर्जी को घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर नहीं पता। होम मिनिस्टर ने कहा कि ममता राज में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां घुसपैठ पर उसी तरह रोक लगाई जाएगी जैसी असम में लगी है। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का अहित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही। आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक कोऑपरेट न करे, ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मसले। और डिटेंशन कैंप की बात, अगर वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए 2 शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ के अमित शाह के इल्जाम को तृणमूल कांग्रेस ने सेल्फ गोल बताया। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है। बीएसएफ पर होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल है। ऐसे में अगर घुसपैठ हो रही है तो ये अमित शाह की नाकामी है। घुसपैठियों का बात अमित शाह जी कम करे तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये सेंसाइड गोल है। अब देखिए, घुसपैठियों वो तो बॉर्डर, देश का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। बॉर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, सेंट्रल एजेंसीज का है। तो वो किसका अंडर में है? सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का अंडर में है। सेंट्रल होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी खुद है। तो अमित शाह जी अगर ये एलिगेशन आरोप वो लगाए कि घुसपैठियों का अंदर वो घुसपैठियों आ रहा है, तो उनका फेल्योर है। ये तो पहला उनको मानना है हम फेल्योर हो गया है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठियों आ रहा है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट पुलिस तो बॉर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। वो तो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक उनका बीएसएफ का काम करने का एरिया कर लिया है। तो उसके बाद भी वो खुद आरोप लगा रहा है, तो ये तो पूरा सेंसाइड गोल हो गया है। अब ये बात तो साफ है कि सीए के मामले में विपक्ष के नेता खुलकर राजनीति कर रहे हैं। और आज अमित शाह ने जो जवाब दिए वो सटीक थे, करारे थे, क्लियर थे।
विपक्षी नेता ये कह सकते हैं कि सीए का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले जारी करना बीजेपी का सियासी फैसला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा? जिन लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता मिलेगी उसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसका मैसेज यह गया कि अगर पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया तो बीजेपी उनका भी ख्याल रखेगी। जहां तक विपक्ष के इल्जाम का सवाल है तो विपक्ष के नेता अच्छी तरह जानते हैं इस कानून के दायरे में कुल 30,000 शरणार्थियों को फायदा होगा, और जो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है कि जिससे होने वाले चुनाव पर असर पड़ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सारे के सारे लोग मुसलमानों को सीए के नाम पर डरा रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना सीए को न तो एनपीआर से कोई लेना देना है और ना एनआरसी से। और यह आज अमित शाह ने क्लियर भी किया, लेकिन यह मुद्दा चुनाव तक चलेगा, इसके बाद शायद अपने आप खत्म हो जाए। आज पंजाब की सियासत में कई डेवलपमेंट हुए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के 8 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस की सांसद परनीत कौर आज बीजेपी में शामिल हो गई और बीबी जागीर कौर की फिर अकाली दल में वापसी हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ और पटियाला से कांग्रेस की सांसद परनीत कौर ने आज फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि जब अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी उसके बाद ही तय हो गया था कि परनीत कौर भी बीजेपी ज्वाइन करेगी। आज बीजेपी में शामिल होने के बाद परनीत कौर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। परनीत कौर पटियाला लोकसभा से 1999, 2004, 2009, 2019 में चुनाव जीत चुकी हैं और अब पूरी संभावना है कि इस बार बीजेपी के टिकट पर वो पटियाला से चुनाव लड़ेगी। आज वो समा आ गया है जिसमें सबको एकत्र होके जो सबसे बढ़िया हमारे देश को देश में विदेशों में ऊंचा कर सके, तरक्की हो सके, जो हमारे बच्चों का जो कल है उसको बेहतर बना सके, वो देखकर मोदी जी उनके कामों को देखकर, उनकी नीतियों को देखकर, जो नीतियां बनाई हैं और हमारे जो आगे लेके गए हैं हमारे देश को, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शख्स जिनकी नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हम अपने बच्चों और अपने देश को सुरक्षित रख सकें और उनको आगे ले जा सकें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने कहा, परनीत कौर तो पहले से ही बीजेपी में थी। राजावड़िंग ने कहा, परनीत कौर को पता था कि इस बार कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देगी, इसलिए वो टिकट के चक्कर में बीजेपी में चली गई, क्योंकि कैप्टन का परिवार सत्ता के बगैर नहीं रह सकता। शामिल थी। मैंने तो आपको बहुत बार कहा, आप नहीं तुसी नहीं मानते सी कि भाई परनीत कौर जी ऑलरेडी बीजेपी में शामिल हैं और हम उनको टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट देना ही नहीं था और शामिल ही थे, विधानसभा में ही शामिल थे। आज के पहले अभी अमरिंदर सिंह जी शामिल हुए। मेरे को तो ये नहीं समझ आती कि एक ही परिवार के लोग 3 बार शामिल क्यों होते हैं। कम से कम एक गल परनीत कौर जी को भी समझ आ चुकी कि जेडी 3 बार मैंबर ऑफ पार्लियामेंट बने आदरणीय परनीत कौर जी, वो कांग्रेस की कृपा ते पंजे दा चोन निशान करके बने। ये बड़े जो लोग होते हैं ना, ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ये बिना ताकत रह नहीं सकते। इनके बहुत गंभीर मामले होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, इनके बड़े बड़े मसले होते हैं। वो तमाम मसलों को इन्होंने ठीक करके भी रखना है। ये सरकारों के बिना रह नहीं सकते, ये चल नहीं सकते। परनीत कौर का कांग्रेस छोड़ना लगभग तय था, पर हैरानी की बात है कि कांग्रेस के किसी नेता ने 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी परनीत को रोकने की कोशिश भी नहीं की। पंजाब में कांग्रेस का किसी के साथ अलायंस नहीं है, सारी सीटें लड़नी हैं, तो भी कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब में अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट के मुताबिक
अगर बीजेपी ने पटियाला से परनीत कौर को टिकट दिया तो वहां उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह से होगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में जिन 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें से 5 भगवंत मान की सरकार में मंत्री हैं। हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह को पटियाला से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर को खडूर साहब से, एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह थालीवाल को अमृतसर से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुरमीत सिंह हायर को संगरूर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर गुरमीत सिंह खुंदिया को बठिंडा से चुनाव के मैदान में उतारा गया है। जालंधर में आम आदमी पार्टी ने सांसद सुशील कुमार रिंकू को लोकसभा चुनाव में उतारा है और इसके अलावा पंजाबी फिल्मों के मशहूर एक्टर और सिंगर करमजीत अनमोल फरीदकोट सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की लिस्ट पर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केजरीवाल ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं। पार्टी के पास लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं बचे हैं। बादल ने कहा केजरीवाल कुछ भी दावे करें, हकीकत है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में चौथे नंबर की पार्टी बन जाएगी। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇੜਾ ਛੜਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ कहता कि ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਈ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਆਊਗੀ। जय जी हालात बनी है पंजाब में। सुखबीर सिंह बादल को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। वो पंजाब में एक बार फिर से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराने नेता अकाली दल छोड़कर चले गए उन्हें वापस लाने की कोशिश में है। 2 दिन पहले सुखबीर सिंह ढींडसा को मनाने सुखबीर बादल उनके घर पर गए थे। ढींडसा ने अपनी पार्टी का विलय अकाली दल में कर दिया और आज सुखबीर बादल ने बीबी जागीर कौर की अकाली दल में वापसी का ऐलान किया। हालांकि आज की चर्चा यह है कि अकाली दल की एनडीए में वापसी हो सकती है, पंजाब में बीजेपी के साथ अलायंस हो सकता है, लेकिन सुखबीर बादल इस मुद्दे पर फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। सुखबीर ने कहा कि अभी बीजेपी से उनकी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन पंजाब के विकास के लिए सभी लाइक माइंडेड पार्टियों को एक साथ आए, उनका अलायंस हो, इसके लिए दरवाजे खुले हैं। मीडिया ज्यादा ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕੱਲ ਹੋਊਗੀ ਪਰਸੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਐਟ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਰੂਲਿੰਗ ਆਊਟ। ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੂਲਿੰਗ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। नहीं साडी अलायंस सीपीआई पंजाब फ्रंट भी बन रहा। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੀਐਸਪੀ ਸੀਪੀਆਈ ਸੀਪੀਐਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਲੇ। ਮੈਂ ਸੀਪੀਆਈ ਸੀਪੀਐਮ ਕੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ कि वो कितना कर सकते हैं। अकाली दल और बीजेपी का लंबा साथ रहा है और पंजाब में जब से बीजेपी और अकाली दल अलग हुए दोनों को नुकसान हुआ है, लेकिन दोनों इस बात को मानने समझने को तैयार नहीं है।
बीजेपी के पास शहरी वोट हैं, अकाली दल के पास गांव के वोट हैं। बीजेपी के पास हिंदू वोटर्स का सपोर्ट है, अकाली दल के पास सिख वोटर्स का अच्छा खासा सपोर्ट है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए इनका अलायंस कामयाब होता रहा। जब ये अलग अलग लड़े तो पहले इन दोनों ने कांग्रेस से मात खाई, फिर विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने दोनों को साफ कर दिया। अब भी अगर बीजेपी और अकाली दल नहीं समझे, मिलकर नहीं लड़े, तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में जीतने से रोक नहीं पाएंगे। अभी एक बड़ी खबर आई है, कल सुबह से पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर 2 रुपए की कमी होगी। चुनाव से पहले सरकार ने जनता को राहत देने वाला यह बड़ा फैसला किया है। कल सुबह से नई कीमतें लागू होंगी। पूरे देश में कल सुबह से पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता हो जाएगा। इससे पहले नवंबर 2021 में और मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज कम किया गया था। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने बताया कि नवंबर 2022 से लेकर अब तक पेट्रोल में कुल 15 रुपए की कटौती हुई है और डीजल के दाम 17 रुपए कम किए गए हैं। लेकिन राजस्थान के लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में ज्यादा फायदा होगा। राजस्थान में पेट्रोल कल से करीब 7 रुपए तक और डीजल करीब 6.5 रुपए तक सस्ता मिलेगा, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का फैसला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में 2% की कमी की। वैट में इस कमी से पेट्रोल 1 रुपए 40 पैसे से लेकर 5 रुपए 30 पैसे तक सस्ता होगा, जबकि डीजल के दाम में 1 रुपए 34 पैसे से लेकर 4 रुपए 85 पैसे तक की कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी तक राजस्थान के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट अलग अलग थे, इसे दूर कर दिया गया है। अब हर जिले में एक ही रेट होगा। अब कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल सस्ते दामों पर मिलेगा। पेट्रोल डीजल के सस्ते दाम होने से दूसरी चीजों की कीमतों पर असर पड़ता है, लेकिन विरोधी दलों के नेता कहेंगे कि सरकार ने चुनावी फायदे के लिए इलेक्शन से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई हैं। जवाब में बीजेपी के नेता कहेंगे, अगर ऐसी बात है तो जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं वो भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करके चुनावी फायदा उठाएं, वैट कम कर दें। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सियासत तो होगी, बयानबाजी तो होगी, लेकिन जनता को फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पश्चिम बंगाल से अब से थोड़ी देर पहले एक परेशान करने वाली खबर आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गहरी चोट लगी है। ममता के सिर में बड़ा घाव हुआ है। जब तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया पर मीडिया अकाउंट से 3 तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि ममता बनर्जी को गंभीर चोट आई है, उनके लिए प्रार्थना करिए, तो तस्वीरें देखकर वाकई में चिंता हुई। तस्वीर देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि ममता के माथे से खून बह रहा है और उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। पता चला कि ममता को जब चोट लगी वो अपने घर पर ही थी। घर में ही उनका पैर फिसला और उनका सिर सामने रखी अलमारी से टकरा गया। इससे माथे पर गहरा कट लगा और काफी खून बह गया। ममता बनर्जी को एसएसकेएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और इसके बाद उन्हें वहां से ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है, ताकि पता चल सके कि उनकी चोट वास्तव में कितनी गहरी और कितनी गंभीर है। ममता बनर्जी फाइटर हैं, मुझे यकीन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और एक बार फिर जनता के बीच में दिखाई देंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि ममता बनर्जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर सबके बीच में आए। लेकिन राजनीति निष्ठुर है, अपनी जगह चलती रहती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस कैसे बिखर गया है। पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और आज लेफ्ट ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया। इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस के नेता दावा करते हैं लेफ्ट फ्रंट के साथ सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, लेकिन आज विमान बोस ने कहा कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है। अभी तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता कांग्रेस हाईकमान से डायरेक्शन मिलने का इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान के पास टाइम नहीं है। इसलिए अब अगर कांग्रेस को सीट शेयरिंग पर बात करनी है तो बाकी बची 26 सीटों पर बात हो सकती है। विमान बोस ने कहा कि बात करने से पहले कांग्रेस को यह समझना होगा
कि बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं या ममता बनर्जी का मुकाबला सिर्फ लेफ्ट पार्टीज ही कर सकती हैं। हम लोग तो पहले से बता दिया, जो बंगाल का हल हकीकत ये दूसरा स्टेट का माफी नहीं है। जैसा केरल में 2 फ्रंट है, यूडीएफ एलडीएफ, बंगाल में तो एक फ्रंट है, लेफ्ट फ्रंट। और शुरुआत में हम लोग बता दिया, जो हमने बंगाल में भाजपा और तृणमूल दोनों का खिलाफ में लड़ाई करेंगे और साथ ही साथ इंडिया का जो गठबंधन है उसका साथ हम लोग रहेंगे। विमान बोस कुछ भी कहें, लेकिन अगर पिछले विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन का डेटा देखें तो साफ पता चलता है कि बंगाल में मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। न कांग्रेस कहीं है और न लेफ्ट फ्रंट का कोई वजूद बंगाल में बचा है। दोनों पार्टियां अपने अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। लेकिन इनके साथ साथ ममता बनर्जी की सेहत की चिंता सबको है और मैं एक बार फिर कहूंगा भगवान से प्रार्थना सब लोग करें, ममता बनर्जी जल्दी ठीक होकर घर आएं। आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पुलिस और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पेपर लीक कराने वाले माफिया को जड़ से खत्म करने का निर्देश दिया। यूपी की पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में आज एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम रंजन कुमार यादव है और ये बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है। यूपी एसटीएफ ने इसे यूपी के सिद्धार्थ नगर से अरेस्ट किया। इस मामले में आज कई और बड़े खुलासे हुए। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की जांच कर रही एसटीएफ के सोर्सेज ने बताया कि पेपर लीक कराने वाले गिरोह ने सिर्फ गुरुग्राम के रिसोर्ट में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हॉस्टल्स में भी परीक्षा देने वाले छात्रों को बुलाया था। पता चला कि पेपर लीक गैंग ने इन स्टूडेंट्स को बिना मोबाइल के बुलाया था और क्वेश्चन पेपर के साथ जो आंसर शीट दी गई थी उसे सिर्फ 2 घंटे में याद करने को कहा था। हर कैंडिडेट से 7 से 8 लाख रुपए लिए गए थे और जिन कैंडिडेट ने पैसे नहीं दिए उनकी ओरिजिनल मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स रख लिए गए। एसटीएफ की टीम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। गिरोह के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी की गई। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा, पेपर लीक कराने के काले धंधे में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और ऐसी सजा दी जाएगी जिससे इस तरह के मंसूबे रखने वालों की रूह कांप जाए। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही सख्ती के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। और मुझे लगता है कि आज जो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है और इसी शुचिता और पारदर्शिता का परिणाम है कि गत 7 वर्ष के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में लेने में सफलता प्राप्त की। पेपर लीक की समस्या सिर्फ यूपी की नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों से इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पेपर लीक माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी और वो कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसे दूसरे राज्य भी फॉलो कर सकें ताकि समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।